गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं कि रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स। तो रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स क्या मतलब है इसका, कि रिसोर्सेज को लेकर के जो पॉलिटिक्स होती है या ज्योग्राफिकल पॉलिटिक्स होती है उसको जो है ना हम रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स कहते हैं। तो रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स किसके बारे में है कि इज़ ऑल अबाउट हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड वेयर एंड हाउ, माने किसको कब कहाँ कैसे मिला। तो रिसोर्सेज हैव प्रोवाइडेड सम ऑफ द की मीन्स एंड मोटिव्स ऑफ ग्लोबल यूरोपियन पावर एक्सपेंशन। आपको याद अगर आया हो तो कि इंडिया को एक कॉलोनी बनाया गया, और न केवल इंडिया को बल्कि अफ्रीका, साउथ अमेरिका और बहुत सारे देशों को कॉलोनीज़ बनाया गया था। तो कॉलोनीज़ किस लिए बनाया गया था? सिर्फ रिसोर्सेज को हासिल करने के लिए बनाया गया था। अब यहाँ पर भी वही बात आ रही है कि ग्लोबल यूरोपियन पावर एक्सपेंशन का जो मेन की कंसर्न था वो क्या था? वो था रिसोर्सेज को कंट्रोल करना चाहते थे, और इसी के लिए उनमें इंटर स्टेट राइवलरी। अब एक एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जब इंडिया को एक कॉलोनी बनाया जा रहा था तो उस समय पर यूरोपियन पावर्स में फ्रेंच, पोर्टुगीज़ है ना, ब्रिटिश, डच, ये सभी लोग जो है यहाँ पर आकर के कॉम्पिटिटर्स थे, और इनमें भी आपस में स्ट्रगल था कि कौन अपने आप को साबित करता है पावरफुल, और जो है कौन इंडिया को फाइनली ऑक्यूपाई करता है, फाइनली उसके रिसोर्सेज को कंट्रोल करता है। तो यहाँ हम ये देखेंगे कि रिसोर्स किसी कंट्री के लिए, किसी कंट्री के रिसोर्सेज जो है वो किसी दूसरी पावरफुल कंट्री के लिए एक अट्रैक्शन है, और वो उनको हासिल करना चाहता है, जिसकी वजह से जो है आपस में कंपटीशन पैदा होता है, और कभी कभी इस कंपटीशन की वजह से आपस में लड़ाइयाँ भी होती हैं। जैसे 11th क्लास में हमने पढ़ा था कि जब जो है ना पोर्टुगीज़, स्पेनिश जो है ना वो ब्राज़ील तक पहुंच रहे थे और वहाँ के टिम्बर का इस्तेमाल कर रहे थे। इन द सेम वे आप देखेंगे कि सी में जो रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं उन रिसोर्सेज को भी ये जो है जो यूरोपियन पावर्स हैं या जो कोई भी मतलब जो कोई भी उसको कंट्रोल करने की पावर रखता है, वो उसे कंट्रोल करने के लिए उन रिसोर्सेज को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने के लिए स्ट्रगल करता है। और आप लोगों को याद होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इसीलिए हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी इसीलिए हुआ कि रिसोर्सेज को जो है ना ये लोग अपने कंट्रोल में करना चाहते थे। अब हम ये देखेंगे कि थ्रू आउट द कोल्ड वॉर द इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज ऑफ द नॉर्थ एडॉप्टेड ए नंबर ऑफ मेथड्स टू एंश्योर ए स्टडी फ्लो ऑफ रिसोर्सेज। कि कोल्ड वॉर के पीरियड में, कोल्ड वॉर का पीरियड चला 1991 तक, तो इस 1991 तक के पीरियड में जो नॉर्थ के डेवलप्ड कंट्रीज़ थे उन्होंने एंश्योर किया कि उनके पास में रिसोर्सेज का फ्लो वो कंटिन्यूस रहना चाहिए। तो रिसोर्सेज को गेन करने के लिए, रिसोर्सेज को हासिल करने के लिए उन्होंने अपनी मिलिट्री पावर्स को स्ट्रॉन्ग बनाया। These included the deployment of military forces near exploitation sites and along sea lanes of communication। अब देखेंगे कि इन रिसोर्सेज पर इनका कंट्रोल रहे, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि अपनी मिलिट्री को इन्होंने ऐसी जगहों पर जो है उनको तैनात किया जहाँ पर कि रिसोर्सेज ज़्यादा अवेलेबल हैं। सी लेन्स पे उनको जो है ना अवेलेबल जो है ना मिलिट्री को डिप्लॉय किया। इसी तरीके से जो है जहाँ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वहाँ पर अपनी मिलिट्री फोर्सेस को उन्होंने डिप्लॉय किया। और ऐसा उन्होंने किस लिए किया? द स्टॉक पेलिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज, एफर्ट्स टू प्रॉप अप फ्रेंडली गवर्नमेंट्स इन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज एज वेल एज सपोर्ट टू मल्टीनेशनल कंपनीज एंड फेवरेबल इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। माने कि जहाँ जहाँ रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी थी वहाँ से रिसोर्सेज को
प्राप्त करने के लिए, उनको जो है ना एसेस करने के लिए इन्होंने उन कंट्रीज़ के साथ में भी चाहे वो अपनी एमएनसीज़ को भेजना शुरू किया, चाहे वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स करने शुरू किए। माने कहने का ये कि हर संभव कोशिश उन्होंने की कि रिसोर्सेज की सप्लाई उनके कंट्रीज़ में रेगुलर बनी रहे। इसके बाद देखेंगे कि ट्रेडिशनल वेस्टर्न स्ट्रेटेजिक थिंकिंग रिमेन कंसर्न विद एक्सेस टू सप्लाईज विच माइट बी थ्रेटन्ड बाय द सोवियत यूनियन। अब देखें कि सोवियत यूनियन एंड जो है ना वेस्टर्न किसको कहा जा रहा है, यूएस को। तो एक यूएस का और एक जो है ना सोवियत यूनियन का दो ग्रुप थे, और इन दोनों ग्रुप्स में भी आपस में जो है रिसोर्सेज को कंट्रोल करने के लिए कंपटीशन रहता था। A particular concern was Western control of oil in the Gulf and strategic minerals in South and Central Africa। इससे पहले वाला जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था उसमें भी मैंने आपको ये वाला टॉपिक एक्सप्लेन किया था कि ऑयल रिसोर्सेज जो अवेलेबल हुए सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन होने के बाद में, जैसे कजाकिस्तान में, उज्बेकिस्तान में, तो वहाँ के ऑयल रिसोर्सेज को कंट्रोल करने के लिए एक तरफ यूएस जो है वो ललचाई नज़रों से देख रहा था, तो दूसरी तरफ जो है ना वो सोवियत यूनियन उन पर अपना कंट्रोल चाहता था, और उन कंट्रीज़ के लिए ये ऑयल रिसोर्सेज ही सबसे इम्पॉर्टेंट थे। इन द सेम वे गल्फ़ कंट्रीज़ के जो ऑयल रिजर्व्स थे उन पर भी ये लोग कंट्रोल करना चाहते थे। अगर आपको याद आया हो तो कि हमने यूएस हेगमन वाला चैप्टर जो पढ़ा था, उस चैप्टर में हमने यही एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से यूनाइटेड स्टेट्स ने इराक पर कंट्रोल करने के लिए इराक पर कंट्रोल किया, और इराक पर जो उसने लड़ाइयाँ की वो सिर्फ जो है वहाँ के ऑयल रिजर्व्स को कंट्रोल करने के लिए किया। माने कि एक तरीके से ये कह सकते हैं कि बहाना लेकर के कोई भी मौका उसने हाथ से जाने नहीं दिया, और उसने जो है ना वहाँ पर अपना कंट्रोल करने की कोशिश की। अब हम ये देखेंगे कि जब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया तो क्या हुआ, द सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई कंटिन्यूज टू वरी गवर्नमेंट एंड बिजनेस डिसीजंस विद रिगार्ड टू सेवरल मिनरल्स इन पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव मटेरियल्स। हाउएवर ऑयल कंटिन्यूज टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज इन ग्लोबल स्ट्रेटेजी। अब हम जो 2-3 चीज़ें पढ़ने वाले हैं कि वर्ल्ड में ऐसे कौन से रिसोर्सेज हैं जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा जियोपॉलिटिक्स होती है। सबसे ज़्यादा जियोपॉलिटिक्स कौन से रिसोर्सेज के ऊपर हो रही है। तो सबसे पहले हम ऑयल के बारे में पढ़ेंगे, सेकंड नंबर पर हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये 2 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके लिए जो है पूरा वर्ल्ड कंट्रीज जो है वो आपस में लड़ने भिड़ने को तैयार रहती हैं। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट आ रहा है वो है ऑयल। द ग्लोबल इकोनॉमी रिलाइड ऑन ऑयल फॉर मच ऑफ द 20th century एज अ पोर्टेबल एंड इंडिस्पेंसिबल फ्यूल। The immense wealth associated with oil generates political struggles to control it, and the history of petroleum is also the history of war and struggle। आपको समझ में आ रहा होगा कि उधर गल्फ रीजन में जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं वो सब जो है ना ऑयल रिजर्व्स की वजह से हुई हैं। Now here is the more obviously the case than in West Asia and Central Asia. West Asia, specifically the Gulf region, account for 30% of the global oil production। माने वर्ल्ड का जो टोटल ऑयल प्रोडक्शन है उसका 30% जो है वो गल्फ रीजन कंट्रीब्यूट करता है। बट इट हैज़ अबाउट 64% ऑफ द प्लैनेट्स नोन रिजर्व्स एंड इज़ देयरफॉर द ओनली रीजन एबल टू सेटिस्फाई एनी सब्सटेंशियल राइज इन ऑयल डिमांड। माने ये एकमात्र एक ऐसा रीजन है जो ऑयल की डिमांड को फुलफ़िल करने में कैपेबल है। तो उसमें सबसे पहले देखेंगे सऊदी अरेबिया हैज़ ए क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल रिजर्व्स, है ना। माने कि वर्ल्ड के जितने भी टोटल रिजर्व्स हैं उसका क्वार्टर माने 1/4, है ना, of the world's total reserves and is the single largest producer। इराक नोन रिजर्व्स आर सेकंड ओनली टू सऊदी अरेबिया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सऊदी अरेबिया के बाद सेकंड नंबर पर इराक है, और वही जो है ना उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बना हुआ है कि उस कंट्री पर जो है ना सभी जो है ना देश अपना कंट्रोल करना चाहते हैं, स्पेशली यूएस।
एंड सिंस सब्सटेंशियल पोर्शंस ऑफ इराकी टेरिटरी आर येट टू बी फुल्ली एक्सप्लोर्ड, और अभी देखो कि जो नोन रिजर्व्स हैं उसके अलावा जो अननोन रिजर्व्स हैं मतलब उसको अभी पूरी तरीके से एक्सप्लोर ही नहीं किया गया है। तो अब देखेंगे कि देयर इज अ फेयर चांस दैट एक्चुअल रिजर्व्स माइट बी फार लार्जर। अब देखो कि जो और जो है ना रिजर्व्स होंगे वो इससे भी बड़े होंगे। The United States, Europe, Japan and increasingly India and China which consume this petroleum are located at a considerable distance from the region। और ये काफ़ी लंबी जो है ना डिस्टेंस पर लोकेटेड है। जो ये कंट्रीज़ यहाँ के रिजर्व्स को इस्तेमाल करते हैं वो काफ़ी डिस्टेंस पर जो है वो लोकेटेड हैं, फिर भी वहीं से जो है ना ऑयल की कंजप्शन पूरी होती है। सेकंड नंबर पर आता है बेटा वाटर। वाटर जो है ना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है जो कि जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा कारण बना हुआ है। और 21st सेंचुरी में वाटर शेयरिंग को लेकर के बहुत सारे कंट्रीज़ में, बहुत सारे स्टेट्स में जो है क्या चलती है, पॉलिटिक्स चलती रहती है। आप लोगों को अगर याद आया हो तो हमारे देश में चाहे वो जो है क्या बोलते हैं बांग्लादेश और इंडिया का डिस्प्यूट है वो भी रिवर वाटर के लेकर के है। पाकिस्तान और इंडिया का डिस्प्यूट है वो भी रिवर वाटर के शेयरिंग को लेकर के है। और इसी तरीके से जो है ना आप देखेंगे कि इंटर स्टेट में भी जो है बहुत सारी डिस्प्यूट्स चलते हैं वो भी वाटर शेयरिंग को लेकर के चलते हैं। तो कुछ कमेंटेटर्स ऑन वर्ल्ड पॉलिटिक्स वो ये भी कहते हैं रेफर टू वाटर वॉर्स टू डिस्क्राइब द पॉसिबिलिटी ऑफ वायलेंट कन्फ्लिक्ट ओवर दिस लाइफ सस्टेनिंग रिसोर्स। और आप ये भी देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों के कंपैरेटिवली आने वाले अभी इस जो है प्रेजेंट टाइम में वाटर रिसोर्सेज जो है वो कम होते जा रहे हैं। जो फ्रेश वाटर है उसकी अवेलेबिलिटी कम होती जा रही है। तो इस वजह से भी जो है अगर लोगों को सर्वाइव करना है, अगर कंट्रीज़ को सर्वाइव करना है तो उनके पास में फ्रेश वाटर के रिजर्व्स जो है ना होना ज़रूरी है। तो फॉर एग्जांपल ए टिपिकल डिसएग्रीमेंट इज ए डाउनस्ट्रीम स्टेट्स ऑब्जेक्शन टू पॉल्यूशन। अब देखो कि वाटर की अवेलेबिलिटी तो होती है लेकिन वाटर की अवेलेबिलिटी मतलब कि वो पॉल्यूटेड वाटर अगर है तो उसको यूज़ नहीं किया जा सकता। तो अगर उसे यूज़ नहीं किया जा सकता तो उसके होने न होने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या है, फ्रेश वाटर की। और कभी कभी तो जो है ना बहुत वायलेंस भी हो जाता है वाटर के शेयरिंग के लिए। तो एग्जांपल्स ऑफ वायलेंस इंक्लूड दोज बिटवीन इजराइल, सीरिया एंड जॉर्डन इन द 1950s एंड द 1960s ओवर अटेम्प्ट्स बाय ईच साइड टू डाइवर्ट वाटर फ्रॉम द जॉर्डन एंड यारमुक रिवर्स। ये आपने देखा कि ऐसे भी एग्जांपल्स हैं कि जहाँ पर वाटर की शेयरिंग को लेकर के वायलेंट इंसिडेंट्स भी हुए हैं, वायलेंट एक्टिविटीज़ भी हुई हैं। टर्की, सीरिया एंड इराक ओवर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स ऑन द यूफ्रेट्स रिवर, है ना। ए नंबर ऑफ स्टडीज शो दैट कंट्रीज में शेयर रिवर्स एंड मैनी कंट्रीज डू शेयर रिवर्स आर इन्वॉल्व इन मिलिट्री कन्फ्लिक्ट्स विद ईच अदर। उसके लिए एग्जांपल मैंने आपको बताया, जैसे कि हमारे यहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स का जो मेन कॉज है बांग्लादेश के साथ इंडिया का या जो है ना पाकिस्तान के साथ इंडिया का, वो रिवर वाटर शेयरिंग भी एक बड़ा इशू है। अब जो तीसरा कंसर्न आता है बेटा वो है द इंडिजिनस पीपल्स एंड देयर राइट्स। ये जो इंडिजिनस पीपल है, ये इंडिजिनस पीपल किसे कहा जाता है? इंडिजिनस पीपल जो है मैंने आप लोगों को 11th क्लास में भी पढ़ाया है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंडिजिनस पीपल। तो इंडिजिनस पीपल जो है ना हम किसको कहेंगे, वो कौन लोग होते हैं जो इंडिजिनस लोग होते हैं? तो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस, है ना, यूनाइटेड नेशंस की हिसाब से या उनकी डिफ़ाइन के हिसाब से, उनकी डेफिनेशन के हिसाब से इंडिजिनस पीपल उन लोगों को कहा जाता है या इंडिजिनस पीपल में वो लोग शामिल होते हैं जो कि द डिसेंडेंट्स ऑफ पीपल्स हु इनहेबिटेड द प्रेजेंट टेरिटरी ऑफ ए कंट्री एट द टाइम व्हेन पर्सन्स ऑफ ए डिफरेंट कल्चर और एथनिक ओरिजिन अराइव्ड देयर फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड ओवरकेम देयर। इसका मतलब क्या हुआ? द डिसेंडेंट्स ऑफ पीपल हु इनहेबिटेड द प्रेजेंट टेरिटरी, माने कि प्रेजेंट टेरिटरी में वो जो लोग क्या कहते हैं, जो लोग रहते हैं उनके जो डिसेंडेंट्स हैं, माने कि वो
और कोई लोग वहाँ पर आए, उससे पहले से वो लोग वहाँ पे रह रहे थे। माने कि जो इंडिजिनस पीपल हैं वो वहाँ के लोकल लोग हैं, और दूसरे लोग वहाँ पर जा आकर के सेटल हुए, उससे पहले से वो लोग वहाँ पर रह रहे थे। द टाइम व्हेन पर्सन्स ऑफ ए डिफरेंट कल्चर और एथनिक ओरिजिन अराइव्ड, माने जब दूसरे कल्चर के या दूसरी जगह से कोई लोग वहाँ पर आकर के रहने लगे। जैसे हमने एक ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल पढ़ा था कि ऑस्ट्रेलिया में जो लोग वहाँ पहले से रह रहे थे, ठीक है, और दूसरी जगहों से जैसे कि बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज से लोग जो है वो वहाँ जा कर के रहने लग गए थे ऑस्ट्रेलिया में, है ना। तो जो वहाँ ऑलरेडी रह रहे थे, उनके जो डिसेंडेंट्स हैं उनको वहाँ का इंडिजिनस पीपल कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये। इंडिजिनस पीपल टुडे लिव मोर इन conformity with their particular social, economic and cultural customs and traditions than the institutions of the country of which they now form a part. अब देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको इंडिजिनस पीपल कहा जाता है, और वो लोग अभी बहुत क्राइसिस में हैं, बहुत प्रॉब्लम में है, और इसी तरीके से जो है ना, ये जो पॉपुलेशन है ये अपने सर्वाइवल के लिए या अपने राइट्स के लिए स्टिल स्ट्रगल कर रही है। तो हम देखेंगे कि देयर आर 20 लाख इंडिजिनस पीपल ऑफ द कॉर्डिलेरा रीजन ऑफ द फिलीपाइंस, 10 lakh Mapuche people of Chile, 6 lakh tribal people of the Chetgaon Hill tracts in Bangladesh, 35 lakh North American natives, 50,000 Kuna living east of Panama Canal, and 10 lakh small peoples of the Soviet North. Like other social movements, indigenous people speak of their struggles, their agenda and their rights. ये लोग भी जो है ना क्या कर रहे हैं, ये लोग भी अपने राइट्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। The indigenous voices in world politics call for the admission of indigenous people to the world community as equals, है ना। इनको इक्वल राइट्स नहीं दिए गए हैं, तो ये लोग जो है ना वर्ल्ड कम्युनिटी से इक्वल राइट्स की डिमांड करते हैं। Indigenous people occupy areas in Central and South America, Africa, India and Southeast Asia. Many of the present-day island states in the Oceania region, Australia and New Zealand, were inhabited by the Polynesian, Melanesian, Micronesian people over by the course of thousands of years. अच्छा, ये इन लोगों की अपील क्या होती है? They appeal to governments to come to terms with the continuing existence of indigenous nations as enduring communities with an identity of their own. उनको अपनी अलग पहचान मिले, उनकी अपनी पहचान जो है वो उनको दी जानी चाहिए। Since times immemorial is the phrase used by indigenous people all over the world to refer to their continued occupancy of the lands from which they originate. The world views of indigenous societies, irrespective of their geographical location, are strikingly similar with respect to land and the variety of life systems. The loss of land, which also means the loss of an economic resource base, is the most obvious threat to the survival of indigenous people. अब देखें कि अब इंडिया के बारे में हम बात करते हैं कि इंडिया में इंडिजिनस पीपल किसको कहा जाता है, और इंडिया में जो इंडिजिनस लोग हैं वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स को कहा जाता है। इंडिया में इंडिजिनस लोग जो है वो कौन है? शेड्यूल्ड ट्राइब्स, who constitute nearly 8% of the population of the country. With the exception of small communities of hunters and gatherers, most indigenous populations in India depend for their subsistence primarily on the cultivation of land. For centuries, if not millennia, they had free access to as much land as they could cultivate. It was only after the establishment of the British colonial rule that areas which had previously been inhabited by the scheduled tribe communities were subjected to outside forces. Although they enjoy a constitutional protection. अब देखो constitutional protection का मतलब क्या है कि उनको protection है, कि उनको reservation मिला हुआ है ना, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है कि उनको इक्वल राइट्स उनको दिए गए हैं, उनको इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं। दे हैव नॉट गॉट मच ऑफ द बेनिफिट्स, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिलने के बाद भी क्या वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं? क्या उनको पूरी तरीके से बेनिफिट मिल गया है जो वो डिज़र्व करते थे?
In fact, they have paid a huge cost for development, since they are the single largest group among the people displaced by various developmental projects since independence. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब जब भी डेवलपमेंट की बात आई तो डेवलपमेंट के नाम पर इन इंडिजिनस लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्प्लेस किया गया। तो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स का सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो इन लोगों ने उठाया है, इन लोगों ने बर्दाश्त किया है। Issues related to the rights of the indigenous communities have been neglected in domestic and international politics for very long. During the 1970s, growing international contacts among indigenous leaders from around the world aroused a sense of common concern and shared experiences. The World Council of Indigenous Peoples was formed in 1975. ये 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, इसको याद रखेंगे कि when was the World Council of Indigenous People formed? The council became subsequently the first of 11 indigenous NGOs to receive consultative status in the UN. Many of the movements against globalization discussed in chapter 9. अब जो नेक्स्ट लास्ट चैप्टर है हमारा वो ग्लोबलाइजेशन ही है, अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इस लेसन में आपको जो मेन बातें हैं वो क्या पढ़नी है कि व्हाट आर द मेन कंसर्न्स ऑफ एनवायरनमेंट, फिर उसमें आपको पढ़ना है कि जियोपॉलिटिक्स क्या है, इंडिया का रोल क्या है, और आप लोगों को ये पढ़ना है कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इस फ्रेज़ का मीनिंग आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। ग्लोबल कॉमन्स किसे कहते हैं, ये कुछ 2-4 ऐसी डेफिनेशंस हैं जो आपको बिल्कुल जो है ना टिप्स पर रखनी है। UNEP क्या है, UNFCCC क्या है, ये आपको याद रखना है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन इसमें एक ही मैंने आज रखा है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इंडिजिनस पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस। तो इसकी डेफिनेशन आपको बिल्कुल क्लियर लिखी गई है, पेज नंबर है ये आपका 131, और इसमें द डिसेंडेंट्स ऑफ पीपल्स हु इनहेबिटेड द प्रेजेंट टेरिटरी से लेकर के ओवरकेम देम तक है, इसको आप नोट कर लेना। इसके अलावा जो है मैं आप लोगों को लिंक भेजूंगी आज ही, और वो भी आपको जो है ना NCERT के जो सॉल्यूशंस हैं वो आपको करने हैं। डियर स्टूडेंट्स, कंप्लीट योर रिटन वर्क इन टाइम। अपना जो रिटन वर्क है वो कंप्लीट करके रखें, संडे का दिन आपको मिल जाएगा। और इस लेसन में मैंने आपको एडिशनल क्वेश्चंस भी ज़्यादा नहीं दिए हैं, केवल 14 क्वेश्चंस हैं, और जो है ना 9 क्वेश्चंस NCERT के हैं। आई वांट द वर्क कंप्लीटेड टिल संडे। संडे तक ये काम पूरा आपका होना चाहिए, बिकॉज जो है ना नेक्स्ट वीक में मैं आपका ये चैप्टर 9 ग्लोबलाइजेशन करवाऊंगी। ये भी बहुत आसान चैप्टर है, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये जनरल टॉपिक है। ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी मंडे से, ठीक है। और आप लोगों को मैंने माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा था, इंस्टॉल करने के लिए कहा था। ऑल ऑफ़ यू हैव डन। एक पीयूष ने नहीं किया अभी तक, और दूसरा मनीष की इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। एक प्रिंस यादव अभी शायद कर ही रहा था, मेरी जब उससे लास्ट में बात हुई थी। एंड सम ऑफ यू हैव नॉट कंप्लीटेड द रिटन वर्क ऑफ चैप्टर 6 हिस्ट्री एंड 7 पॉलिटिकल साइंस। डू कंप्लीट योर वर्क एंड शो मी ऑन टाइम। आप इस काम को करना शुरू कर दीजिए और करके भेज दीजिए। 1-2 बच्चे रह गए हैं, वो जल्दी से काम कंप्लीट करें और ये 8 चैप्टर का काम भी कंप्लीट करें, ठीक है। क्योंकि मंडे से जो है ना हम लोग जो है ना ट्रायल करेंगे माइक्रोसॉफ्ट पर, जो है ना हम आपको लाइव क्लासेस कोशिश करूँगी मैं कि लाइव क्लासेस में आपको दूँ, एंड आप लोगों को उसमें भी कोऑपरेट करना होगा। एंड आई वांट 100% अटेंडेंस ऑल्सो। Thank you.